नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका। आगाज टाइम में वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर हरदोई से है, जहां पे थाना कोतवाली शहर पुलिस स्वाट सर्विलांस और एसओजी की बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हां, हरदोई में गंभीर अपराधों में जेल में निरुद्ध अभियुक्तों की अवैध की जमानत कराने वाले 6 पेशेवर जमानतदार को गिरफ्तार किया गया है। हरदोई कोतवाली शहर पुलिस ने स्वाट सर्विलांस और एसओजी टीम के साथ संयुक्त अभियान से न्यायालय में फर्जी और गलत तरीके से जमानत दिलाने वाले 6 पेशेवर जमानतदारों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की गई है। पुलिस जांच के सामने आया है कि जमानतदार गंभीर अपराधों में जेल में निरुद्ध अभियुक्तों की पहचान छिपाकर गलत तथ्यों और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर अपने न्यायालय से जमानत कराते थे और इस संगठित गिरोह को अपराधी की गतिविधियां न्यायिक प्रक्रिया और प्रभावित कर रही थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई से पेशेवर जमानतदारों के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि न्यायिक प्रक्रिया से खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, थाना कोतवाली पुलिस स्वाट और सर्विलांस टीम एवं एसओजी टीम द्वारा गंभीर अपराधों में जेल से निरुद्ध अभियुक्तों की माननीय न्यायालय में पेशेवर जमानतदार को, जो ये लोग गलत तरीके से टेम्पर्ड करके आधार कार्ड और दस्तावेज को टेम्परिंग करके जमानत लेते थे, उनको गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त 6 हैं, जिनमें से एक अभियुक्त ने 13 मुकदमों में जमानत ली है, एक ने दो में, इसी तरह से कई कतिपय मुकदमों में इन्होंने जमानत ली है। उल्लेखनीय है कि इन्होंने जो भू राजस्व के अभिलेख लगाते थे वो भी टेम्पर्ड रहते थे। आधार कार्ड भी टेम्पर्ड है, जिसमें अपनी फ़ोटो लगा दी है। किसी अन्य व्यक्ति के दस्तावेज होते थे, लेकिन फ़ोटो इनकी रहती थी। इसके क्रम में आज इनको गिरफ्तार किया गया और इसमें भी बहुत एंगलों में हम लोग जांच कर रहे हैं कि इनके खिलाफ भी मुकदमे हैं। तो टीम विवेचना में कर रही है और इसमें काफ़ी पर्चियाँ खोली जाएगी। किस तरह से इन लोगों को ट्रेस किया गया था? जब हमारे यहाँ अभियान चलाया गया जामीनदारों के सत्यापन के रूप, तो कतिपय देखा गया कि कुछ उपलब्ध नहीं है, कुछ पता देखा गया तो कुछ न कई मुकदमे, एक ही आदमी ने कई मुकदमों में जमानत ले रखी है। तो इससे पता चला कि दे आर प्रोफेशनल जमानतदार। खबर उन्नाव से, जहां पे पति पत्नी के विवाद के बीच मधुमक्खियों की एंट्री। जी हां, पति से विवाद के बाद पानी की टंकी पर चढ़ी थी पत्नी को मनाने पत्नी के पानी की टंकी पर पति भी चढ़ा था। अचानक मधुमक्खियां ने अकवतादे की हमला कर दिया और वहीं हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद लोगों के किसी भी तरह दोनों को नीचे उतारा गया। पति और पत्नी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दोनों का अस्पताल में चल रहा इलाज। ये हमारे पड़ोसी है। अच्छा, क्या नाम है इनका? सलमा। अच्छा, कहाँ का मामला है ये? काशीराम कॉलोनी का। तो टंकी पे कितने समय चढ़ी थी? हमको फोन नहीं रहा था। हम काम पे गए थे, काम से वापस आए, देखे हंगामा हो रहा है, तो फिर उसके बाद फिर हम इनको देखे तो अस्पताल में थे वहीं काशीराम में जो है। तो हम इनसे देखने गए तो लोग ये थे, उनके साथ भाई हमदर्दी की वजह से हम लेके चले आए। अच्छा। खबर श्रावस्ती से, जहां पे 10वीं यूपी स्टेट और पैरा एथलेटिक्स के चैंपियनशिप का आयोजन किया। जी हां, 19 और 20 दिसंबर 2025 को बरेली में हुआ था। प्रतियोगिता में श्रावस्ती खिलाड़ी धर्मेंद्र कुमार ने अपराधे की T44 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। वहीं पवन कुमार ने T46 कैटेगरी में रजत पदक हासिल किया। कृष्ण गोपाल ने अपराधे की 12 कैटेगरी में रजत पदक जीतकर जिले का नाम बढ़ाया था। सीएम कप के श्रावस्ती की खो-खो टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। उपलब्धि पर जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। डीएम ने खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। डीएम ने कहा कि यह जनपद श्रावस्ती के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने आशा जताई कि खिलाड़ी आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाएंगे। कार्यक्रम में जिला क्रीड़ा अधिकारी, कोच और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
खबर संडीला से, जहां पे अटल जयंती समारोह के अंतर्गत बालमऊ विधानसभा क्षेत्र में 1:30 पर विधानसभा सम्मेलन बैठक और SIR कार्यशाला का आयोजन जनता इंटर कॉलेज बालामऊ में किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री असीम अरुण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके आगमन पर बालामऊ विधायक रामपाल वर्मा ने गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही नगर पालिका परिषद कछौना पदसेनी के अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख ने भी मुख्य अतिथि का सम्मान कर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तिगत और कृतज्ञ पर प्रकाश डालते हुए उनके विचारों को आत्मसात करने का भी आह्वान किया गया। SIR कार्यशाला के माध्यम से संगठनात्मक और मजबूती, जनसंपर्क और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा भी की गई। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता और क्षेत्रीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आयोजन को सफल बनाने स्थानीय कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमि रही। खबर बदायूं से, जहां पे समाजवादी पार्टी के बदायूं संसदीय क्षेत्र से सांसद आदित्य यादव जी ने बता दें कि आज दिनांक 30 दिसंबर को DM रोड सिविल लाइन स्थित अपने आवास पर बड़ी संख्या में पहुंची जनता जनार्दन ने आत्मीय संवाद स्थापित कर उनकी व्यक्तिगत और क्षेत्रीय समस्याओं को गंभीरता से सुना। आम नागरिकों द्वारा रखी गई प्रत्येक समस्या पर उन्होंने संवेदनशीलता और तत्परता दिखाते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से समाधान सुनिश्चित करने स्पष्ट निर्देश दिए। उसके उपरांत सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र बदायूं के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र बदायूं में ग्राम लखनपुर और बता दें कि सीतामढ़ नगर और किसरौआ और कंडेला सिलहरी पहुंचे, जहां पे उन्होंने अपने प्रियजनों को खो चुके बता दें कि शोकाकुल परिवार से भेंट कर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर उन्होंने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतृप्त परिजनों को ढाढ़स बंधाया और आश्वस्त किया कि इस दुख की घड़ी में वो उनके साथ मजबूती से खड़े हैं तथा हर संभव सहयोग और सदैव उपलब्ध रहेंगे। इसी क्रम में सांसद आदित्य यादव क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक और निजी कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने जन सामान्य से संवाद स्थापित कर क्षेत्रीय मुद्दे पर चर्चा की और सामाजिक सहभागिता पर निभाई। और इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष आशीष यादव, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पखरे, अहमद शोबी, ओमवीर सिंह यादव, अशोक यादव, सुरेंद्र यादव, सतीश यादव, रचित गुप्ता, राहुल कुमार और वीरेंद्र जाटवा, अमीर अब्दुल की सुल्तानी सहित प्रमुख लोग मौजूद रहे। खबर बदायूं से, जहां पर रिश्वत लेते हुए एक रिश्वतखोर लेखपाल गिरफ्तार हुए। जी हां, एंटी करप्शन टीम के अनुसार 10,000 की रिश्वत लेते हुए स्वराज विभाग का एक लेखपाल गिरफ्तार किया गया है। पिता की मृत्यु के बाद वासान बनवाने के नाम पर उसके पुत्र से बता दें कि 10,000 की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ दबोच लिया है। बदायूं सदर तहसील में तैनात संप्रक्त राजस्व लेखपाल महेंद्र सिंह पुत्र सवाल सिंह निवासी ग्राम मगुरा, थाना मुगरारी, जनपद मथुरा, हाल पता बता दें कि 96 दक्षिण केसिया टाउन तथा मलपारा जनपद आगरा में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। खबर गाजीपुर से, जहां पे बिजली विभाग का रिश्वतखोर जेई और निविदा कर्मी की गिरफ्तार एंटी करप्शन टीम ने 8,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। जेई इंद्रजीत कुमार और सहायक लाइनमैन प्रमोद कुमार गिरफ्तार। नंदगंज थाना क्षेत्र के की कुसमही कला के दोनों गिरफ्तार हुए हैं। नंदगंज पावर हाउस पर तैनात जेई इंद्रजीत और सहायक लाइनमैन प्रमोद एंटी करप्शन टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप दिया है। जी हाँ, गाजीपुर में एंटी करप्शन टीम ने बिजली विभाग के एक अवर अभियंता जेई और एक सहायक लाइनमैन को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और इस कार्रवाई से पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। एंटी करप्शन टीम वाराणसी के निरीक्षक द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार ये बड़ी कार्रवाई कैदे की नारी पंच देवरा निवासी धर्मेंद्र यादव की शिकायत पर की गई थी। टीम ने नंदगंज विद्युत पावर हाउस पर तैनात अवर अभियंता इंद्रजीत जेई कुमार सिंह और सहायक लाइनमैन प्रमोद कुमार को 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। दोनों शिकायतकर्ता से बिजली कनेक्शन पास कराने के नाम पर रिश्वत ले रहे थे और ये गिरफ्तारी क्षेत्र के कुसमही कला से की गई है। एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किए गए अवर अभियंता और सहायक लाइनमैन को गाजीपुर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस को FIR दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी लिखित पत्र दे दिया है। फिलहाल एंटी करप्शन टीम के इस कार्रवाई के बाद से पूरे विद्युत विभाग में खलबली मची हुई है।
क्या नाम है भाई साहब? धर्मेंद्र यादव। किस तरह का मामला था आज जो आप शिकायत किए थे? मामला यही था कि हम अपने खेत में बोरिंग कराए थे सिंचाई के लिए, उसका विद्युत कनेक्शन मंजूर कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे। तो जेई साहब के पोर्टल पर गया, जेई साहब सर्वे करने आए तो हमसे 4,000 रुपये की मांग किए, तो हम दे दिए। देने के बाद फिर बोले कि आपको और 15,000 देना पड़ेगा। तो हम कहे सर और कुछ कम कर दीजिए। कहे नहीं नहीं, इतना पैसा देंगे तब आपका कनेक्शन होगा, नहीं आपके ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड है तो नहीं हो पाएगा, ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा। यही सब ब्यौरा बताने लगे। इसके बाद आपने क्या किया? जी फिर इसके बाद आपने क्या किया? मैं इसके बाद बनारस सिटी करप्शन से संपर्क किया। मैं सर से सारी रिपोर्ट बताई कि सर ऐसी ऐसी मेरे साथ हो रहा है। तो बोले कि ठीक है। और घूस लेते समय रंगे हाथ एंटी करप्शन द्वारा पकड़े गए हैं। खबर चंदौली से, जहां पे आरपीएफ जीआरपीएफ की निगरानी में 4 प्रत्याशी मैदान में। जी हां, डीडीयू नगर में ऑटो रिक्शा चालक वेलफेयर एसोसिएशन और मुगलसराय के नंबर टेकर पद के लिए मतदान हुआ और यह चुनाव आरपीएफ और जीआरपीएफ की बड़ी निगरानी में की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष रामजी मिश्रा के नेतृत्व में संपन्न भी कराया गया। 2 पदों के लिए कुल आपको बता दें कि 4 प्रत्याशी मैदान में थे। इस चुनाव में 565 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव परिणाम शाम तक आने की उम्मीद थी। दोपहर तक 390 मत डाले जा चुके थे। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने चुनाव अधिकारी पुष्पराज भारती, इम्तियाज सेठ, अशोक सोनकर, राज खान, वीरेंद्र पटेल, उत्तम राय, मनन्य पांडे और गुलाब यादव सक्रिय रूप से शामिल रहे। चुनाव में गुड्डू यादव और वहीं चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज और 299 मतों के साथ जीत हासिल की। सुदामा प्रसाद यादव मंटू चुनाव चिन्ह चश्मा 296 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और अन्य 2 प्रत्याशी भी मैदान में थे। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जीआरपी और आरपीएफ के जवान मुस्तैद रहे ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। विजेता गुड्डू यादव ने कहा कि ड्राइवरों के आशीर्वाद और प्यार से वह 7वीं बार आपको बता दें कि नंबर टेकर बने हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह पूरी ईमानदारी से ड्राइवरों की सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। सुदामा प्रसाद गुप्ता आपको दे मंटू ने कहा कि वह हमेशा ड्राइवरों के सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे और उनकी मांगों को पूरा करने का भी प्रयास करेंगे। जीआरपीएफ, आरपीएफ और चुनाव अधिकारियों को देखरेख में चुनाव पूरी तरह से संपन्न हुआ। चुनाव परिणामों के बाद लोगों में हर्ष और उल्लास देखा गया। विजेता प्रत्याशियों को बधाई देने के लिए काफी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम गुड्डू यादव, मैं ऑटो स्टैंड का नंबर टेकर हूँ। ऑटो चालक आप आज आप लोग को इसने आशीर्वाद दिए, कितने वोट से जीते हैं? मैं 299 से फर्स्ट पोजीशन पर चुनाव जीता हूँ। ड्राइवर भाइयों के सहयोग से, मालिकों के सहयोग से मैं आज इस पोजीशन में हूँ। किस तरह अपने दायित्व को निभाएंगे? मैं ड्राइवरों के हर दुख सुख में खड़ा रहता हूँ। मालिक जहाँ कहेंगे वहाँ मैं खड़ा रहता हूँ। सबके सहयोग के लिए मैं खड़ा हूँ। मुझे ड्राइवर चुने अपने दुख मुसीबत के लिए। मैं हर दुख मुसीबत में ड्राइवर भाइयों के लिए खड़ा रहता हूँ। कितनी बार से आप? मैं लगातार 7वां बार चुनाव जीता हूँ। मैं ड्राइवरों को दुख सुख में इसलिए 7 बार लगातार। 7 बार आप चुने गए हैं तो क्या लगता है 7 बार आप इसलिए चुने के मैं उनके दुख सुख में खड़ा रहता हूँ, उनके हर जगह। खबर सीतापुर से, जहां पर जिलाधिकारी ने किया सिधौली ब्लॉक का औचक निरीक्षण, मचा हड़कंप। जी हां, लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मचारियों को लगाए जिलाधिकारी ने फटकार। ब्लॉक आपको बता दें कि कर्मचारियों को कार्यशैली सुधारने के दिए निर्देश। फर्जी अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। जनपद भर में अवैध आक्रमण और बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेंगे। जनपद के सिधौली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, हर निरीक्षण में कुछ ना कुछ कमी होगा, तो फिर कमियों का सुधार करने के लिए इन लोगों के पास स्कोप भी है और सुधार करके इन लोग दिखाए। सर, कुछ एपीओ पे भी ज़्यादा नाराजगी दिखाई आपने? देखिए, विभाग का आंतरिक मामला है और इन लोग काम करेंगे और काम करने का स्कोप भी है और सुधार भी होगा। सर, संगठन को लेकर के आपने क्या कहा है अभी इसमें?
देखिए वो शासन का जो टारगेट है और टारगेट का अनुपालन नियमानुसार करेंगे। जैसे अनुपालन होगा तो फिर सुधार भी, रिकॉर्ड्स में कुछ कमी है, रिकॉर्ड्स मतलब ठीक ठाक इन लोग गुणवत्तापूर्ण से सुधार करने के लिए हमने लोग सुधार करके जरूर दिखाएंगे। सर, जिले में अवैध अस्पताल चल रहे हैं, क्लिनिक चल रहे हैं, आखिर किसके संरक्षण में चल रहे हैं और क्या जो संरक्षण चला रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? देखिए बिल्कुल होगी। जो भी मतलब गैर पंजीकृत और जो भी ऐसे हॉस्पिटल्स है इसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी को हमने निर्देश दिया और साथ साथ ऐसे कुछ चिकित्सालय के ऊपर हम लोगों ने गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया है और बंद भी किया है। सर, आप जब से जिले में आए तब से बुलडोजर कार्रवाई लगातार की जा रही है, चाहे धारा 80 को लेकर, अवैध प्लाटिंग को लेकर, क्या कहेंगे सर? देखिए जो नियमानुसार काम है वो लगातार जारी रहेगा। खबर सोनभद्र से, जहां पे जिले में नसबंदी के बावजूद एक महिला के चौथे बच्चे का गर्भधारण होने का मामला सामने आया है। अब गिरिडीह की सुंदरिया निवासी अजय कुमार ने आरोप लगाया है कि फरवरी 2024 में चौपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनकी पत्नी के साथ नसबंदी हुई थी, लेकिन ऑपरेशन की विफलता के कारण उन्हें चौथे बच्चे का गर्भधारण हो गया है। पीड़ित महिला और उनके पति अजय कुमार के पहले से ही 3 बच्चे हैं। गरीबी के कारण परिवार का भरण पोषण मुश्किल होने की वजह से उन्होंने चौथे बच्चे से बचने के लिए नसबंदी का ऑपरेशन कराया था। आज बता दें कि अजय कुमार का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने लापरवाही बरती। उन्होंने बताया कि जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उस दिन अस्पताल में लगभग 150 से 200 महिलाओं की भीड़ थी और उनकी पत्नी का नंबर 10वीं महिला के बाद आया। उन्होंने 10 से 15 मिनट भी ऑपरेशन रूम में बाहर निकाल दिया। अजय कुमार ने कहा कि डॉक्टर की जल्दबाजी और लापरवाही के कारण ही नसबंदी सफल नहीं हुई और उनकी पत्नी के चौथे बच्चे का गर्भधारण हो गया। उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है, क्योंकि पहले से ही 3 बच्चे के साथ चौथे बच्चे के पालन पोषण में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पीड़िता ने बताया कि उन्हें ऑपरेशन कराने वाले डॉक्टर का नाम नहीं पता है। ये मामला चौपन सामुदायिक अस्पताल में हुई कथित लापरवाही को उजागर करता है। वहीं पीड़ित महिला की सास ने बताया कि अस्पताल में नसबंदी के दौरान भीड़ ज्यादा होती है, इसलिए जल्दबाजी में डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और जिसका नतीजा हुआ कि बच्चा ठहर गया। नसबंदी के बाद बच्चा रुक गया? जी, 1.5 साल बाद रुका। कितने बच्चे थे पहले आपके? 3 था। 3 तो? जी। तो उसी वजह से आप नसबंदी कराए कि अब बच्चा नहीं चाहिए? जी, 3 हो गया था, हम नसबंदी करवाए। हाँ, तो इसमें गलती किसकी है? डॉक्टर की है। क्या डॉक्टर की गलती है? डॉक्टर यही कि हम नसबंदी कराए थे, कैसे नसबंदी किए कि हमारा फिर से। कितने मिनट का ऑपरेशन था आपका? कितने मिनट का ऑपरेशन था नसबंदी का? कितना मिनट में डॉक्टर आपको बाहर निकाल दिया ऑपरेशन थिएटर से? अब गए वही अंदर लेकर गए, सुई लगाए हुए बहुत सोचते थे। फिर भी कितना समय आपको अंदाजा होगा? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा? आधा घंटा ले होगा। आधा घंटा? जी। तो उस समय कितने लोगों का नसबंदी हुआ था आपके साथ में? 8 लोग के, 8 बेड था, 8 लोग के ताकि पारा पारी हुसी लगा के कर रही थी। कौन किया था डॉक्टर? डॉक्टर का नाम याद है? नहीं, डॉक्टर का तो नाम याद नहीं है। तो अभी वर्तमान में ये वो डॉक्टर यहाँ है चौपन हॉस्पिटल में? जी है। क्या चाहती हैं आप? नसबंदी के बाद अगर आपका गर्भ ठहर गया तो अब अगला कदम क्या होगा आपका? क्या चाहती हैं सरकार से, क्या चाहती हैं डॉक्टर से? कुछ नहीं पता है। चला गया इनका। तू क्या नाम है? विदावती। किस गांव की निवासी हैं? सिंदुरिया। क्या हुआ बहू के साथ आपके? बहू के साथ ये है कि अपना ऑपरेशन किया है, 1.5 साल के बाद वो बच्चा फिर रुक गया है। नसबंदी कराई थी? हाँ। कौन से सन में? ये 54। सन कौन सा था, महीना कौन सा था? ये 24 फरवरी में। अच्छा, कौन ले गया था वहाँ पे? आशा लेगा, हमू भी लेगा, सब कोई गया है। अच्छा, तो कितनी जनसंख्या थी वहाँ पे जब ऑपरेशन हो रहा था अस्पताल में? अरे रहा 150-200 के। कितने देर तक ऑपरेशन हुआ? अंदर हुए 10 मिनट। 10 मिनट में निकाल दिया डॉक्टर? हाँ। काहे इतना जल्दबाजी में किया ऑपरेशन? अब भाई हाल भीड़ रहा है, वही से निकाल दिए हाली। ऐसे डॉक्टर के खिलाफ क्या करना चाहेंगे? आपका परिचय? नाम अजय कुमार। किस गांव के निवासी है? ग्राम सिंदुरिया 54। क्या मामला हुआ है आपके साथ? मेरे साथ यही हुआ है, मेरे वाइफ को नसबंदी हुआ
1.5 साल बाद बच्चा टिक गया। मेरे 3 बच्चे थे, हम उसी के कारण करा दिए थे। जो हमारे अब 3 बच्चे हो गए, 2 बच्चे 1 बच्चियां हैं। उसके लिए फिर डॉक्टर की लापरवाही से हमारे फिर बच्चे हो गए हैं। इस महीने में और कौन से सन में आपका ऑपरेशन हुआ था? फरवरी में हुआ था, 2 फरवरी को सन 2024 को। इसके माध्यम से कौन ले गया था आपको हॉस्पिटल? हॉस्पिटल यही पीछे है हम लोग का, उनको कहा जाता है दाई, वही ले गए थे। इस हॉस्पिटल में हुआ था यही चौपन जो समुदाय अतु है हॉस्पिटल। डॉक्टर कौन से डॉक्टर थे? डॉक्टर का हम लोग का नाम नहीं मालूम था। वो डॉक्टर अभी भी है वर्तमान में यहाँ पे? हमको पता नहीं कर पाए वो होंगे कि नहीं है, हैं हम। खबर सोनभद्र से, जहां पे जनपद सोनभद्र में प्रचंड शीतलहर को देखते हुए बता दें कि गौवंश आश्रय स्थल को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए जोरों शोर से आजमाइश चल रही है। जी हां, जहां जिला पंचायत ने गौवंशों को सुरक्षित रखने के लिए ब्लोअर की व्यवस्था की जा रही है। 240 गौवंशों वाले इस आश्रय स्थल में 1 दर्जन से ज्यादा ब्लोअर लगाए जा रहे हैं, जिसका मकसद गायों को सुरक्षित रखना। इसके लिए जिला पंचायत ने कहते कि अपने बजट व्यवस्था पर वो कर रहे हैं। जिला पंचायत ने 54 में गौवंश आश्रय स्थल पर संचालित किया जाता है, जहाँ 240 गौवंशों को रखा गया। वर्तमान समय में प्रचंड शीतलहर के बीच जिला पंचायत ने गायों को सुरक्षित और बचाने के लिए उन्हें गर्म रखने का व्यवस्था भी की है। तो जिला पंचायत द्वारा 70,000 की लागत से 16 ब्लोअर लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से गायों को बचाया जा सके। इस संबंध में जिला पंचायत ने अपर मुख्य अधिकारी और चौधरी के सिंह से बात की और वहीं मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना गौवंश आश्रय स्थल में गौवंशों को सुरक्षित करना और मुख्यमंत्री के वीसी में यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि गायों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराया जाए। इसलिए जिला पंचायत को संचालित और 54 से गौवंश आश्रय स्थल के लिए 66,000 से 16 ब्लोअर और 3,000 लेबर चार्ज आया है। इस तरह से हम अपनी गौशाला को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गायों को निरंतर भूसा, हरा चारा, गुड़ आदि चीजों को उपलब्ध कराई जा रही है। भाई साहब, आपका परिचय? दयाशंकर साहनी। यहाँ किस कारोबार पे हैं आप? गौशाला में है, केयर टेकर के कारोबार। केयर टेकर पे हैं। यहाँ गाय के लिए सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं आई हैं? गाय के लिए मतलब भूसा, पशु आहार और साइलेज। जैसे इस कड़ाके के ठंड में और क्या व्यवस्था आई है? तिरपाल लगे हुए हैं चारों साइड में। और ब्लोअर भी लगे हैं। ब्लोअर कब लगे हैं? परसों लगे हैं। परसों लगे हैं। सभी चालू हैं? हाँ, सभी चालू हैं। चालू है। और कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से गायों के लिए? और तो जब समय समय पर जो आवश्यकताएं पड़ती हैं वो व्यवस्था देती है सरकार। डॉक्टर साहब नज़ारत हैं? नहीं, डॉक्टर साहब आके चले गए हैं। आके चले। डॉक्टर साहब रोज आते हैं। सर, देखा जा रहा है कि जो गौशाला है जिला पंचायत का, उसमें क्या क्या आपके द्वारा सुझाव दी जा रही है। अब ब्लोअर की भी बात कही जा रही है इनको ठंड को देखते हुए। पहले तो ये था कितनी गायें हैं वहाँ पे और क्या सुविधाएं दी जा रही है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना गोवंश को सुनिश्चित करने हेतु गौशालाओं का हर जगह स्थापन हुआ है और शासन से भी माननीय मुख्यमंत्री जी की बीसी में भी ये निर्देश दिए जाते हैं कि उनको अधिक से अधिक गो पशुओं को सुविधा और उनकी देखभाल के लिए हमेशा आप लोग तत्पर रहें। उसी क्रम में हम लोगों ने जो है अपनी गौशाला जो हमारी 54 में स्थित है उसमें 16 हीटर, रूम हीटर 16 और उसके जिसपे लगभग 66 लाख रुपए खर्च आया है, 66,000 रुपये खर्च आया है और लगभग 3,000 रुपये लेबर चार्ज भी उसमें पड़ा है। तो इस तरह से हम अपनी गौशाला को अच्छी से अच्छी गौशाला बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी गौशाला अच्छी हो और पशुओं को अच्छे ढंग से हम लोग संरक्षित करें। उनको बराबर भूसा, चारा, आहार, गुड़ ये सब बराबर उनको दिया जा रहा है। साइलेज भी उनको दिया जा रहा है। कितनी गाय है वहाँ पे? वहाँ पर 235 से 240 के बीच में गाय इस समय। मीटर लगा या ब्लोअर? ब्लोअर लगा हुआ है। ब्लोअर 4 शेड हैं, चारों शेड में 4 ब्लोअर लगे हैं। तो जिला पंचायत के अधीन जिले में कितनी गौशाला है? हमारी एक गौशाला है जो 54 में स्थित है, जिसका संचालन जिला पंचायत द्वारा किया जाता है।
खबर उन्नाव से, जहां पे जनपद उन्नाव के थाना अचलगंज क्षेत्र में अवैध के अंतर्गत ग्राम ईश्वरी खेड़ा और भूमि विवाद को लेकर एक महिला ने साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित ने दबंगों पर जानलेवा हमला करने और पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता प्रार्थनी ने बताया कि उसके पति वही बता दें कि ग्राम कुसुमपुर के गाटा संख्या 305 के खाता धारक है और अवैध की आरोप है कि पड़ोसी दबंग लखपति सिंह और अन्य लोग आए दिन उसकी भूमि को मोड़ तोड़ कर देते हैं। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से मारपीट की, जिसके उसे गंभीर चोटें आई हैं। बता दें कि पीड़िता का कहना है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने उसके घर में घुसकर हमला किया, जिसके उस शरीर पर कई जगह चोटें आई हैं। पंचायत अपराधी की अवस्था में पीड़िता ने 29 दिसंबर 2025 को थाना अचलगंज में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता का आरोप है कि मेडिकल कराए जाने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। इससे दबंगों के हौसले बुलंद है। अब पीड़िता ने अपनी पुलिस अधीक्षक से अपने मामले के हस्तक्षेप कर आरोपियों का विरोध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो कोई बड़ी घटना घट सकती है। क्या नाम है आपका? सरिता। बेटा जी कहाँ से आई, निवासी कहाँ की आप? हम ईश्वरी खेड़े से आए हैं। थाना कौन सा लगता है? अचलगंज। क्या मामला था? मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, क्या है पूरा मामला? वो मेरे ज़मीन का मामला है और न्यायालय से मुकदमा चल रहा है, फिर भी रोज़ लड़ाई करने आती हैं, कोई मानता ही नहीं है। भदौरिया है, उसके कहने पे सब कुछ करती हैं, वो जो कहता है बस वही हो जाता है। नहीं, विवाद क्या, ज़मीन का विवाद है? ज़मीन का विवाद है। किसकी ज़मीन है? ज़मीन हमारी लोग की, 3 लोग की। अच्छा, तो मारपीट में कौन कौन था, किसने किसने मारपीट की है? मारपीट वो चाची आती है, उनकी लड़कियाँ आती हैं। काहे से मारा है? ऐसे ही ईंटा गुम्मा चलाया, डंडा से मारा है। और मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझको धक्का दे दिया है। उसकी जानकारी, उसकी मतलब वो भी ये जो मेडिकल होता है वो भी नहीं लिखवाया है थाने में। चलो जाओ, ठीक है, आपस में समझौता कर लो जाके। थाने में कुछ सुनवाई नहीं? कोई नहीं सुनवाई हुई। आज एसपी ऑफिस आई, क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कहा ठीक है, हम देखेंगे। क्या नाम थे जो मारपीट कर रहे हैं? ये सोनी, चांदनी और एक इनकी वो ससुराल से लड़की आती है, राजू, और चाची का नाम है बिटाना। क्या कार्रवाई चाहते हैं आगे की आप लोग? जब तक न्यायालय का मुकदमा चल रहा है वहाँ पे कोई कुछ ना करे, उसके बाद जहाँ से लेखपाल नाप जाएगा वहीं से ले लेना, जिसका जहाँ से आए। ये कौन लोग हैं, क्या परिवार के लोग हैं या बाहरी लोग हैं? ये मेरे चाचा लोग ही हैं। कब से विवाद चल रहा है? ये जनवरी से विवाद चल रहा है, अभी जनवरी 1 साल होने वाला है। इससे पहले भी कोई मारपीट हुई है क्या? हाँ, जब आती हैं तब गाली गलौज, इतनी गंदी गंदी गाली देती हैं कि कोई बोल ही नहीं सकता है। आज आपने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है, क्या उन्होंने बोला है कार्रवाई के लिए? उन्होंने बोला ठीक है, हम देखते हैं, करते हैं कार्रवाई। खबर संभल से, जहां पे कानून शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का बता दें कि जनपद संभल द्वारा की गई पैदल गश्त। जी हां, डीएम संभल डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और एसपी कृष्ण कुमार द्वारा थाना संभल क्षेत्र अंतर्गत और मुख्य बाजारों, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से पुलिस बल के साथ अपराध नियंत्रण, कानून और शांति व्यवस्था तथा जनमानस की सुरक्षा की भावना जागृत करने के दृष्टिगत पैदल गश्त कर आमजन से संवाद स्थापित किया गया और जनता से सुरक्षा की भावना जागृत की गई। आपको बता दें कि कौसामवासियों और वही बता दें कि सदा भूड़ और आपसी भाईचारे से रहने वाले भी अपील की गई है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां बता दें कि वार्षिक चुनाव आज शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। जी हां, प्रेस क्लब और शाहजहांपुर में आयोजित इस चुनाव में जिले भर से जुड़े पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कराए गए इस चुनाव के पत्रकारों ने अनुशासन और एकजुटता का परिचय भी दिया। मतगणना के बाद घोषित नतीजों के से आनंद शर्मा को जिलाध्यक्ष और सुशील कुमार शुक्ला को अत्यधिक महामंत्री पद से निर्वाचित घोषित किया गया। परिणाम घोषित होते ही प्रेस क्लब परिसर में खुशी का माहौल देखने को मिला।
पत्रकार साथियों और समर्थकों ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को फल और फूल मिलाएं पहनाकर आपको जाति की बधाई दी और नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष आनंद शर्मा ने कहा कि संगठन को और मजबूत करने के साथ साथ पत्रकारों को हितों की रक्षा करने के लिए पूरी निष्ठा से काम किया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि यह चुनाव संगठनात्मक मजबूती का प्रतीक है और इससे सर्वस्व निर्भीक और जिम्मेदार पत्रकारिता को नई दिशा मिलेगी। खबर हरिद्वार से, जहां पे आज जिला पंचायत की बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़े कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने बताया कि गांव में तालाब, सड़कों, नालियां, पेयजल और बिजली से संबंधित कई प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से सहमति बनी है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने एक सामाजिक मुद्दे की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में अनुसूचित जाति की महिलाओं को किसी भी मृत्यु के उपरांत स्थानीय परंपरा के अनुसार 3 दिन बाद कपड़े बदलने के लिए गाँव से बाहर नदी की ट्यूबवेल या नल पर जाना पड़ता है और इस दौरान उन्हें कई तरह के असुविधाओं का, सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए गांव के बाहर जल स्रोतों के आसपास महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाने के प्रस्ताव पर भी बैठक से सहमति बनी। इसे एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। बैठक में तालाबों के संरक्षण की बात भी की गई, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आती है। जिले के अधिकांश गाँव में तालाबों पर अवैध कब्जे हो चुके हैं, जिससे न केवल जल स्रोत समाप्त हो रहे हैं बल्कि पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ रहा है। हैरानी की बात यह रही कि बैठक में वर्षा जल संरक्षण जैसे अहम विषय पर कोई ठोस चर्चा नहीं की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले गोचर भूमि हुआ करता था, जो पशुपालन और गांव की आजीविका का अहम आधार थी, और अब स्थिति यह है कि अधिकांश गोचर भूमि पर अवैध कब्जे हो चुके हैं, जिससे पशुपालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक तालाब, गोचर भूमि और जल संरक्षण जैसे मूल मुद्दों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक गांव को समग्र विकास संभव नहीं है। जिला पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव कागजों तक सीमित रह जाती है। इसके लिए धरातल पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रस्ताव को पूरा किया। आज हमारी बोर्ड की बैठक हुई है और इस बोर्ड बैठक में गांव के विकास के लिए हर एक बिंदु पर बात हुई। हम लोग सड़क, रास्ते, नालियां ये तो सब बनवा ही रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा देश का भविष्य, हमारे बच्चे हैं, वे कैसे आगे बढ़े। हर एक गांव में कुछ लाइब्रेरी, गांव के अंदर लाइब्रेरी हो, गांव के बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, उस पर भी बात हुई। हमें कैसे कैसे अपने उस प्रोग्राम को आगे चलाना है। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी बोलते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, कि अगला विश्व युद्ध पानी पे होगा। पानी के लिए पानी कैसे इकट्ठा स्वच्छ रह सके। आज देख रहे होंगे गांव में जितने भी तालाब है वे लबालब भरे पड़े हैं। उनकी सफाई कैसे हो, उनको सफाई करने का काम, उनको साफ करने का काम
जल को इकट्ठा करने का काम, और उसके चारों ओर हम पेड़ लगा सके और पेड़ के साथ साथ उस पेड़ का रख रखाव के लिए टी गार्ड भी लगाए। ऐसे कई सारे बिंदु है जिन पर हमारी चर्चा हुई है। हमारा एक एससी समाज है, उनके घर में कुछ दुर्घटना हो जाती है, उनकी महिलाएं तीसरा चौथा करने के लिए जाते हैं और वे कहीं ना कहीं जंगल में किसी टुवाल पे या किसी नलके पर कुछ कपड़े वगैरह बांध के अपना नहाना धोना करते हैं, अपने कपड़े दूसरे नहीं पहनते हैं। उसके लिए चेंजिंग रूम हो, उनको सम्मानता हुए अपना काम कर सके। ऐसी कई सारी गांव के बिंदु है जिन पर बात हुई है और मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जैसे पहले गांव से शहर की ओर प्लान हो रहा था, उस प्लान में कमी आई है और मैं देख रहा हूं पिछले कई सारे सालों से शहर से ही लोग बाग गांव की ओर प्लान हुए हैं। उसके पीछे जो हमारी सरकार का मकसद है, जो योजना चला रखी है हमारी सरकार ने, आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, वे सारी योजनाएं जन जन तक जानी चाहिए। हम लोग भी इस सारी योजना को अंतिम छोर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। तो जो सुविधा शहर में गांव में मिल जाए और गांव भी बहुत अच्छे तरीके से विकसित हो, और जब गांव विकसित होगा जब ये देश विकसित भारत बनेगा। हम उस ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। सदस्यों ने एक आपसे ऐसा नहीं है, सबके अपने बात होती है, अधिकारी भी सुनते हैं, हम सुनाते हैं। वो हमारा तालमेल बहुत अच्छा चल रहा है सबके साथ में, ऐसी बात नहीं है। लक्ष्य रोड की चौड़ीकरण की बात सामने आई थी, कितना चौड़ीकरण होगा, कब होगा? देखो कितना चौड़ीकरण होगा मैं तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बताएंगे, लेकिन उस पर काम स्टार्ट एक फेस का जो हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, जो अंदर खाने एक फेस का काम उन्होंने कर भी लिया अपना। मुआवजे की बात है, मुआवजा नहीं मिल पाया, ये मुआवजे की कौन सा मुआवजा नहीं मिल पाया? लक्ष्य रोड चौड़ीकरण होने अभी तो स्टार्ट हुआ प्रोग्राम ये। लो भाई। खबर हरिद्वार से, जहां पे नए साल का जश्न मनाने के नाम पर हुड़दंग करने वाले की हरिद्वार पुलिस सख्ती से निपटेगी। जी हां, 31 दिसंबर की रात के लिए पुलिस ने खास व्यवस्था रूट प्लान बना लिया है। नए साल की पूर्व संध्या पर सभी थाना पुलिस और अन्य पुलिसकर्मियों को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले लोगों पर पुलिस का खास फोकस रहेगा। वहीं महिला सुरक्षा के लिए भी महिला चेतक टीम तैनात की जाएगी। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह का कहना है कि नए साल के सेलिब्रेशन के नाम पर हुड़दंग न हो और कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए पुलिस ने चौबंद और व्यवस्थाएं भी की हैं और सभी थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम गश्त पर रहेगी। साथ ही मुख्य चौक चौराहे पर ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले के खिलाफ अभियान भी चलाया जाएगा। यहाँ से अन्य गंतव्य को भी ट्रांजिट रूप में इस्तेमाल किया जाता। इसके अलावा हरिद्वार में भी बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पे लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं और स्थानीय लोगों के द्वारा भी विभिन्न स्थानों पे नए वर्ष को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके लिए हमने रूट व्यवस्था, यातायात प्लान और पार्किंग की अच्छी व्यवस्था करी है, जिससे कि जो लोग भी नया वर्ष सेलिब्रेट करने आ रहे हैं उनको किसी तरीके से जाम की समस्या का सामना नहीं करें। इसके अलावा अति उत्साह में कुछ लोग नए वर्ष में ड्रिंक एंड ड्राइव या अन्य तरीके से खुराफात या हुड़दंग करने का प्रयास करते हैं, तो उनके लिए भी हमारी टीमें हैं और उन पे हमारे द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों से सख्ती से डील किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे बच्चे महिला हैं उनकी सुरक्षाओं के लिए को भी विशेष ध्यान रखा जाएगा और हमारी जो महिला चीता चेतक है और अन्य टीमें भी रखी जाएंगी, जिससे किसी भी तरीके की कोई अराजकता।
खबर ऋषिकेश है, जहां पे हाई कोर्ट के आदेश पर अभी वन विभाग की कार्रवाई के बीच पत्थरबाजी और हंगामे में मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। जी हां, कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। इस संबंध में विधायक प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने ऋषिकेश के होटल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन दिनों नेताओं ने बता दिया कि धामी सरकार पर हाई कोर्ट के आदेश को क्रियान्वयन से पहले हंगामे की आशंका को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का आरोप लगाया है। कहा कि यदि सरकार चाहती तो पहले लोगों को हाई कोर्ट के आदेश से रूबरू कराती, शहर से लोग सड़कों पर नहीं उतरते। आपको बता दें कि सरकार ने पुलिस और वन विभाग की कोच सीधे क्षेत्र में भेजकर लोगों को भयभीत किया है। मजबूर में सड़कों पर पीड़िता का रिएक्शन देखने को मिला। सरकार इस प्रबंधन व्यवस्था को में फेल हुई है। अपने फेलियर को छुपाने के लिए सरकार निर्देशों पर मुकदमे दर्ज करवा रही है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। जरूरत पड़ी तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। फिलहाल पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़िता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने बताया कि अमित ग्राम में दो पक्षों के बीच विवाद में पूरा मामला हुआ है। अपने हाथ में बता दें कि जमीन जाते देखे पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के जनहित याचिका दाखिल की, जिस पर एक आदेश हुआ और उस आदेश के बाद जो हुआ वो सबके सामने है। जिस तरीके से ऋषिकेश के अंदर सरकार के इशारे पर पुलिस बल और विभाग के लोगों ने कृत्य किया है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भ्रष्टा करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट आ गया था, उस जजमेंट का अध्ययन सरकार को करना चाहिए था और अध्ययन करने के बाद लोगों से संवाद स्थापित करना चाहिए था। लेकिन ये चीजें ना करके सरकार ने सीधे सीधे पुलिस बल और वन विभाग के लोगों को जो है, जो लोग वहां पर लंबे समय से निवास कर रहे थे, उनको विस्थापित करने के लिए जो कृत्य किया है वो घोर अमानवीय है। और मुझे तो लगता है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसमें एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है कि इस हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस कृत्य को जो है अंजाम देने का काम किया गया है। आपने कहा कि कांग्रेस की क्या रणनीति है। कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड पर भी पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलनरत है और अब जो है ऋषिकेश का ये जो मामला है, इस पर भी जो है हम मौन नहीं रहेंगे। हम मौन तोड़ते हुए प्रदेश के अंदर इसके खिलाफ भी जो है आंदोलन करने का काम करेंगे। नहीं, देखिए, आज तक हम बोलते थे तो कहते थे विपक्ष बोल रहा है। हमारी एक महिला ने लगातार जो है एक सीरीज के रूप में व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बात उत्तराखंड के लोगों और देश के लोगों के सामने रखी। अब जो है सरकार की स्थिति है कि उन्हीं के खिलाफ मुकदमे लादने का काम क्या है, उन्हीं को नोटिस देने का काम कर रहे। तो सरकार का दायित्व क्या बनता था? सरकार का दायित्व बनता था कि अगर ये विषय सामने आया है तो हम सीबीआई जांच की संस्तुति करते हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में तो कदम नहीं बढ़ा रही है। उल्टा उन्होंने जो है जिन लोगों ने उजागर करने का काम किया उन्हीं को प्रताड़ित कर। मैं देखिए, वाइल्ड लाइफ एक्ट बना 1973 में, फॉरेस्ट एक्ट बना 1980 में, और ये गांव जो है उससे पहले पट्टे पे या जिस तरह भी दिए गए थे उससे पहले बसे हुए थे। इसलिए जब वन अधिनियम बना तो वन अधिनियम बनते हुए उसमें पहली शर्त ये थी कि जो एज इट इज जो जैसी स्थिति है कि अगर वो गांव बसा है तो वो गांव रहेगा। तो मैं नहीं समझता हूं, मेरे सामने जब मैं वन मंत्री था तब भी माने हाईकोर्ट से इसको बेदखल करने के, इन्हीं गांवों को बेदखल करने के आदेश हुए थे। तो मैंने बैठक की, उधम सिंह नगर के कुछ गांव थे, कालागढ़ का मामला था,
और मैंने एक जांच कमेटी बनाई कैबिनेट में ले जाकर, जिसमें राजस्व विभाग, वन विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया को उसमें सम्मिलित करके एक कमेटी बनाई कि वो कमेटी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी। राज्य सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट में, माने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उस रिपोर्ट को रखेगी। तो मैं नहीं समझता हूं कि जिस तरह माने सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई जांच के आदेश दिए भी थे, तो जिस तरह फोर्स बेचकर आप लोगों को डरा धमकाकर जो माहौल बना रहे हो, वो मैं समझता हूं उचित नहीं है, ये गैर कानूनी है। ये एक तरह के, मैं बहुत साफ कह रहा हूं, ये जो पिछले 15-20 दिनों। खबर ऋषिकेश से, जहां पे वन विभाग की भूमि के सर्वे के दौरान हुए बवाल को लेकर भाजपा में जिला महामंत्री प्रतीक कालिया ने सरकार की ओर से पक्ष रखा है। प्रतीक कालिया का कहना है कि 2 दिन चली वन विभाग की कार्रवाई के बाद मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में लाया गया। वन विभाग के बड़े अधिकारियों से वार्ता की गई। रेलवे बदले की फाटक पर ट्रक जाम करने के दौरान लोगों ने समझाया कि और वह सर्वे कर रही वन विभाग की टीम को वापस भी बुलाया गया। फिलहाल सरकार पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी है। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में दूसरी सुनवाई होनी है, जिसमें अब कह दें कि सरकार पीड़ितों का पक्ष मजबूती के साथ रखेगी और किस प्रकार जमीनों पर लोगों को हक मिलने, इस संबंध में भी सरकार ने कई विकल्प पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। उन्हें विपक्षी दलों से और कुछ और भी मामले में राजनीति करने का, लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। इसी के साथ उन्होंने पीड़ितों को दिलासा दिया है कि सरकार उनके साथ न्याय नहीं होने देगी। फिलहाल लोगों को जागरूक बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी के घर को छोड़ने तक, बता दें कि छेड़ने तक की इजाजत अधिकारियों को नहीं दी है, इसलिए लोगों के बहकाव में आकर पीड़ित पक्ष कोई भी गलत कदम ना उठाए। पर इस पूरे विषय का संज्ञान लिया गया, जिन्हें हॉफ कहते हैं, PCCF जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के होते हैं, उनसे बात करी गई। बाद में कई चीजें हुई, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है तो मैं अभी मीडिया के माध्यम से तो नहीं बता सकता आपको, परंतु वहां बात करी गई और कहीं ना कहीं राहत किस प्रकार से लोगों को पहुंचाई जाए और ये असमंजस की स्थिति जो पैदा हो रही है, क्योंकि कई लोग इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का भी प्रयास कर रहे थे और लोगों को बरगलाने का काम कर रहे थे, तो उसको किस प्रकार से रोका जाए उस पर कहीं ना कहीं गहन चिंतन और विचार हुआ और अधिकारियों से भी वार्तालाप हुई। और अगले दिन जब टीम पहुंची और कहीं ना कहीं रेलवे फाटक पे रेलवे की पटरी को जाम करने का, स्थानीय लोग वहां बैठे जाम करने के लिए, और स्थानीय लोग क्योंकि परेशान थे तो उनको लगा कि शायद ये सही है, तो उनको समझाने के लिए मैं भी मौके पे पहुंचा और करीब काफी देर तक हम लोगों ने प्रयास किया और हमने अधिकारियों से भी बातचीत करी और लोगों की जो मांग थी कि तत्काल प्रभाव से वहां से जो सर्वे की टीम है वन विभाग की वो जानी चाहिए, उसको भी हम लोगों ने एक सामंजस्य अधिकारियों के साथ बैठाकर उसे वापस भेजा गया। फिर 1-2 परेशानियां और थी लोगों को, उनका भी निराकरण हुआ और सरकार, इसमें मैं यही कहना चाहूंगा, सरकार पूरी तरह स्थानीय लोगों के साथ, ऋषिकेश की आम जनता के साथ, पीड़ित पक्ष के साथ है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रकरण है ये गवर्नमेंट मोटिवेटेड नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में है, हमारी जो उच्चतम न्यायालय है वहां पे एक वाद विवाद चल रहा था 2 पक्षों का और उसमें स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया और पूरी वन भूमि कितनी है, कैसे है, उसके बारे में उन्होंने एक सर्वे की रिपोर्ट मांगी, जिसमें उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली मेंशन किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो रेजिडेंशियल कंपाउंड्स हैं उनको ना छेड़ा जाए। और अब क्योंकि 5 तारीख को इसमें अगली तारीख है, अगली सुनवाई है और सर्वे की रिपोर्ट उसमें सबमिट होगी सरकार द्वारा, तो उसमें कहीं ना कहीं स्थानीय लोग भी अब अपना पक्ष लेके जाएंगे और उसकी भी हम लोग स्थानीय लोगों के साथ तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्दी राहत मिलेगी। और सरकार के द्वारा भी ये कहा गया है कि सरकार भी कोर्ट के माध्यम से जितना भी होगा स्थानीय लोगों का पक्ष सुनेगी और भी रास्ते जो हो सकते हैं जिससे हमारे लोग जो है उनकी चिंता दूर हो, उनका जो जमीन है वो बचाई जा सके, उसको भी सरकार एक्सप्लोर करने का काम। खबर हरिद्वार से, जहां पे मंगलवार को हरिद्वार जिला पंचायत बोर्ड की मीटिंग हुई और जिला पंचायत ऑफिस के सभागार में आयोजित मीटिंग में सभी जिला पंचायत सदस्यों ने विकास योजना से जुड़े कई प्रस्ताव रखे। शांतिपूर्ण ढंग से हुई मीटिंग में तमाम प्रस्तावों को पास किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह का कहना है कि बिजली, पानी, सड़क के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों के लिए लाइब्रेरी बनवाने और प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर योजना बनाई गई है।
हम लोग सड़क, रास्ते, नालियां ये तो सब बनवा ही रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा देश का भविष्य, हमारे बच्चे हैं, उनमें कैसा आगे बढ़े। हर एक गांव में कुछ लाइब्रेरी, गांव के अंदर लाइब्रेरी हो, गांव के बच्चे भी पढ़ लिख के आगे बढ़े। उस पर भी बात हुई हमें कैसे कैसे अपने उस प्रोग्राम को आगे चलाना है। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी बोलते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी कि अगला विश्व युद्ध पानी पे होगा, पानी के लिए पानी कैसे इकट्ठा स्वच्छ रह सके। आज देख रहे होंगे गांव में जितने भी तालाब है वे लबालब भरे पड़े हैं। खबर हरिद्वार से, जहां पे 9 दिसंबर को त्रिपुरा में इंजला चकमा नामक युवक और उसके भाई पर देहरादून में गदे की सेलाकुई थाना क्षेत्र में 6 लोगों द्वारा धारदार हथियार से वार किया गया था, जिसके बाद से 26 दिसंबर को एंजल चकमा का ग्राफिक एरा अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं इस वारदात के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक शाह से बातचीत की और पुलिस की तफ्तीश के दौरान 6 में से आपको बता दें कि 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। लेकिन देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि मामले की पुख्ता जांच के लिए एसपी विकास नगर पंकज गरौला की अध्यक्षता में जिले स्तर पर एसआईटी बनाई गई है और इसमें पूरी एक विशेष टीम जो सभी सीसीटीवी फुटेज पर नजर रखेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि फरार अभियुक्त को पकड़ने के लिए पहले मेरे स्तर से 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया, लेकिन अब डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी मुगरेशन द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है और अभी तक हमारी टीम द्वारा बताया गया है कि वो अभियुक्त नेपाल सीमा के नजदीक के क्षेत्र में छुपा हुआ है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। छूट है, इसलिए इसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की एसआईटी बनाई गई जिसमें हमने एसपी विकास नगर को इनका हेड रखा है। साथ में बेचना क्षेत्राधिकारी को उसमें ट्रांसफर कर दी गई थी और इसमें एक टीम भी बनाई गई है जो हमारे पूरे सीसीटीवी फुटेज की ट्रैक्स करेंगे कि जब वो कब वहाँ फुटेजेस ले ली गई, उसका एनालिसिस भी कर लिया गया ऑलमोस्ट कि जहाँ से कहाँ से विक्टिम लोग आए, कब पहुंचे वहाँ पर, क्या उनके द्वारा कितनी देर पहले वहाँ पहुंचे, क्या शॉपिंग की गई या कहाँ क्या एक्टिविटी चल रही थी, और साथ ही साथ जो अक्यूज थे वो कैसे पहुंचे वहां पर, किस समय पहुंचे और वो जो किस रास्ते से गए। तो सभी फुटेजेस के लिए एसओजी की टीम ने हमारे डेटा को कलेक्ट कर लिया जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो ओवरऑल अभी तक जो एक फरार अक्यूज है उस पर चूंकि जो मेरे स्तर से 25,000 का इनाम जो मेरी लिमिट थी उस पर किया गया था, आज जो है मुख्यालय स्तर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर द्वारा उस पर 1 लाख का इनाम किया गया है। अभी तक जो फरार अक्यूज है, जो अभी तक ये बात थी कि वो नेपाल जाने की पूरी संभावनाएं थी, अभी तक जो हमारी टीम के इनपुट्स है कि वो नेपाल के बॉर्डरिंग किसी जगह पर छुपा हुआ है, तो हमें लगता है कि इसमें भी जल्दी जल्दी सफलता मिलेगी और उसको भी हम पकड़कर उसको ला सकेंगे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।